हेलो एवरीवन, इट्स देवेश मिश्रा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जीएसटी एंड कस्टम लॉ की बुक का। ये जो बुक है इसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स मींस जीएसटी एंड कस्टम लॉ। ये बुक बीकॉम ऑनर्स और प्रोग्राम सेमेस्टर 6 के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी 6 सेमेस्टर में हो और अगर आपके पास जीएसटी की बुक है एसओएल में, रेगुलर में या एनसी वेब में अगर आप हो तो ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इस सीरीज़ के अंदर हम चैप्टर वाइज वीडियो को कवर कर रहे हैं। जीएसटी के सारे चैप्टर्स को मैं अपने लेक्चर्स के ज़रिए कवर करवा रहा हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स आ सके। इसके बाद के जितने भी लेक्चर्स होंगे वो सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आप जाके एक बार देख लेना, एक एक करके सारे लेक्चर्स के वीडियो रिकॉर्ड लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, सबके लिंक्स अवेलेबल हैं तो डिस्क्रिप्शन देख लेना। और अगर किसी को नोट्स बाय करने हैं तो नोट्स बन चुके हैं इस बुक के, जो कि ईजी नोट्स हैं, कंप्यूटर टाइप नोट्स हैं, साफ राइटिंग होगी, हर चीज़ ईजी आपको समझ आएगी, अंडरस्टैंडिंग, और मुश्किल से 60 से 50 पेज के नोट्स हैं। इसमें आपको सारे चैप्टर्स मिलते हैं। तो फटाफट से अगर आपको नोट्स लेने हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कर देना कि सर हम नोट्स बाय करना चाहते हैं। ठीक है, और मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, स्क्रीन के ऊपर भी नीचे शो कर रहा है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर पर मुझे मैसेज करो कि नोट्स परचेज करने हैं। मिनिमम अमाउंट पे करके नोट्स को बाय कर सकते हो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर हमारा जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, टेंथ। तो वो हमारा आज का 10th चैप्टर होने वाला है। 10th चैप्टर मैंने क्यों कहा, क्योंकि यूनिट 3 का 3rd चैप्टर पेमेंट ऑफ टैक्सेस आज हम करेंगे क्लियर। इसके पहले के जो चैप्टर हैं दोनों यूनिट कवर हो चुकी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं देखे तो जाके देख लेना फटाफट से। तो आज हमारा लास्ट 2nd चैप्टर है फर्स्ट पार्ट का, पेमेंट ऑफ टैक्स का। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 10 को, पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपको बताए हुए हैं कि जो जो हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं, पहले आप वो सारी चीज़ें यहाँ पे से देख सकते हो। बट हम सीधा डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन से। सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन में सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है एजेंट की। एजेंट मीन्स ए पर्सन इंक्लूडिंग ए फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, आर्थिथिया, डेल, क्रेडिस। उसके बाद लिखा है एजेंट एंड ऑक्शनियर और एनी अदर मर्टिस लाइन, यहाँ पे लिखा है मर्केंटाइल एजेंट। जो एजेंट होते हैं ये एक तरह का ऐसा पर्सन होता है जिसके अंदर अलग अलग तरह के फैक्टर्स मौजूद होते हैं, जिसमें हो सकता है वो एक तरह का ब्रोकर होगा, कमीशन एजेंट हो सकता है, या किसी भी तरह का डील एजेंट हो सकता है जो अलग अलग कंपनी से डील कराता है, या किसी भी और अलग तरह का एजेंट हो सकता है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को हम एक सिंपल नाम से बुलाते हैं जिसका नाम रखा जाता है एजेंट। एजेंट बेसिकली ये काम करता है कि बिजनेस के अंदर जो भी सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस होती है बोथ दोनों करवाता है किसी अदर पार्टी के बिहाफ पर। तो जब हम किसी अनदर पार्टी या इंसान के बिहाफ पर काम करते हैं तो वो एक तरह से एजेंट के रूप में काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है ऑथराइज बैंक। ऑथराइज बैंक मतलब है शैल मीन ए बैंक और ए ब्रांच ऑफ ए बैंक ऑथराइज बाय ए गवर्नमेंट टू कलेक्ट द टैक्सेस। ऑथराइज बैंक क्या होता है, ये एक ब्रांच बैंक होता है जिसका काम होता है गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करना, एनी अदर अमाउंट पेबल बाय द एक्ट। अगर और कोई एक्ट द्वारा अमाउंट पे हो रहा है तो वो भी कलेक्ट करना। बिजनेस इंक्लूड्स, अब देखो इसके अंदर कौन कौन से बिजनेस इंक्लूड्स होते हैं वो यहाँ पर मेंशन करे हुए हैं। पहला तो है एनी ट्रेड कॉमर्स बिजनेस, किसी भी तरह का ट्रेड व्यापार हो सकता है, चाहे वो वेकेशन हो, एडवेंचर हो, या फिर कोई भी सिमिलर इससे मिलता जुलता। दूसरा है ट्रांजैक्शन इन कनेक्शन विद इन ए इंसिडेंशियल एंड यहाँ पे लिखा है एनक्लिडेटो सब क्लॉज। इसमें किसी भी तरह का कनेक्शन हो सकता है, किसी भी तरह के ट्रांजैक्शंस वगैरह होंगे तो वो इसमें शामिल होते हैं। एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन द नेचर ऑफ सब क्लोज वेदर और नॉट देयर इज ए वॉल्यूम, फ्रिक्वेंसी, कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी ऑफ सच ट्रांजैक्शंस। जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनकी वॉल्यूम, फ्रिक्वेंसी और कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करते हैं, इनके क्लोज होते हैं। फिर पॉइंट नंबर 4 है सप्लाई और इक्वेशंस ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज इन कनेक्शन। इनमें कैपिटल गुड्स और जो बाकी सर्विसेज होती हैं वो इसमें शामिल होती हैं, कमेंसमेंट होती है।
साथ ही साथ जो प्रोविजंस हैं, क्लब हो गया, एसोसिएशन या सोसाइटी मेंबर्स हो गया, तो इनके बेनिफिट फैसिलिटीज़ होती हैं जो इनके मेंबर से पे करवाई जाती है एक तरह से सब्सक्रिप्शन के नाम पर। नीचे कुछ नए टॉपिक्स दे रखे हैं, कुछ नई टर्म्स, जिसमें यह है पहली सेंट्रल टैक्स। सेंट्रल टैक्स का मतलब होता है गुड्स और सर्विस पर लगाया गया टैक्स, सेक्शन 9 के अंदर जो आता है। सेस, सेस क्या होता है? सेस भी एक तरह का असाइंड गुड एंड सर्विस टैक्स होता है जो कि कंपनसेट स्टेट्स के लिए होता है। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 22 के अंडर आता है। कॉमन पोर्टल क्या होता है? कॉमन पोर्टल एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है जहां पर हम अपनी गुड्स और सर्विस के बारे में जानकारी और इन्फॉर्मेशन को फीड करते हैं। ये सेक्शन नंबर 146 में आता है। काउंसिल मीन्स एनी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल इस्टेब्लिश बाय आर्टिकल 279A। काउंसिल का मतलब होता है गुड्स और सर्विस के लिए जो भी टैक्स काउंसिल्स लगाई गई हैं, इस्टेब्लिश करी है आर्टिकल्स में, वो जैसे कि 279A हो गया, ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल्स को हम काउंसिल कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एक तरह का सब सेशंस 49 और 1 के अंदर आता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कैश के लेजर्स वगैरह प्रिंट होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या होता है? मीन्स द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर रिफर्स टू सबसेक्शन सेक्शन 49 और सेक्शन 2 क्लॉज 46 के अंदर आता है। इंटीग्रेटेड टैक्सेस होते हैं वो टैक्सेस जो एक तरह के IGST वगैरह पर पे होते हैं, ठीक है, IGST वगैरह जिस पे पे करनी होती है, ये सर्विस पर लगाए जाते हैं या किसी गुड्स वगैरह पर लगाए जा सकते हैं। सेक्शन 258 क्लॉज के अंदर आते हैं। इनपुट टैक्स वो टैक्स होते हैं जब पर्सन किसी भी स्टेट से या सेंट्रल से या किसी भी तरह के इंटीग्रेटेड टैक्स या यूनियन टेरिटरी से कोई भी तरह का माल को इंपोर्ट करता है, परचेज करता है, तो उस टाइम पे जो वो पैसा भी भरता है या जो टैक्स देता है वो इनपुट टैक्स कहलाता है। ठीक है, अब लिखा है द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज ए इम्पोर्ट ऑन गुड्स। जब हम गुड्स को इंपोर्ट करते हैं तब उस टाइम पर चार्ज किया जाता है। अब इसके अंदर सेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 के बहुत सारे रूल्स बताए गए हैं, नीचे आप इसको रीड कर सकते हैं। देखो जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं आप रीड कर सकते हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने उसको रीड अभी नहीं करे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मींस ITC। ITC है इनपुट टैक्स क्रेडिट। जब आप कोई भी परचेज करते हो, सेल करते हो, तो उस पर आपको जो टैक्स लगता है वो आप क्लेम कर सकते हो बाद में। ठीक है, लोकल अथॉरिटी में एक पंचायत, ए म्यूनसिपालिटी, ए म्यूनसिपल कम्युनिटी या कोई जिला पार्षद या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वगैरह जो होते हैं वो अथॉरिटी, वो सारी सेंट्रल अथॉरिटी और या स्टेट अथॉरिटी या फिर कोई भी म्यूनसिपल या फिर कोई भी लोकल फंड्स वगैरह जो लोग होते हैं वो ITC वगैरह लोकल बना सकते हैं। ठीक है, तो इनके लिए कुछ सेशंस बनाए गए हैं जिनमें ये अपना ITC क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगला नोटिफिकेशन और फिर आउटपुट टैक्स। नोटिफिकेशन का मतलब होता है ऑफिशियल गेजेट द्वारा जो एक्सप्रेस किए जाते हैं नोटिफिकेशन, उनको नोटिफिकेशन नाम दिया जाता है, जिसमें कुछ सेशन शामिल होते हैं। आउटपुट टैक्स क्या होता है? जैसे इनपुट टैक्स होता है, तो आउटपुट टैक्स होता है जब एजेंट चीज़ों को सेल कर देता है, एक जगह से दूसरी जगह जब चीज़ों को सेल किया जाता है, सेल पर लगने वाला टैक्स आउटपुट टैक्स कहलाता है। और जो टैक्स लगा रहा है वो एक टैक्सेबल पर्सन होता है। पर्सन इंक्लूड्स, अब इसमें क्या क्या इंक्लूड्स हैं? पहली चीज़ तो है एन इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिविडेंड फैमिली, ए कंपनी, ए फर्म, ए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और कोई भी एसोसिएट पर्सन बॉडी हो सकता है, इंडिविजुअल और इनकॉर्पोरेटेड और नॉट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया शामिल है। फिर उसके बाद है पॉइंट नंबर G, एनी कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश बाय और अंडर एनी सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट, प्रोविजनल एक्ट एंड गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन द क्लॉज 45 ऑफ सेक्शन नंबर 2 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, जिसमें कंपनी एक्ट ने बताया है कि किसी भी तरह के जो भी नोटिफाइड गुड्स है या फिर कोई भी क्लॉज हैं वो सारे इसमें लिखे हुए हैं। फिर पॉइंट नंबर H है एनी बॉडी कॉरपोरेट इनकॉर्पोरेट बाय एनी अंडर ए लॉ, किसी भी लॉ के अंदर कोई भी बॉडी अगर कॉर्पोरेट या इनकॉर्पोरेट है, कंट्री हो आउटसाइड इंडिया की कोई भी, ठीक है, उस जगह पर ITC है। उसके बाद है अगला ए कॉर्पोरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग ए कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। पॉइंट नंबर J है ए लोकल अथॉरिटी। पॉइंट नंबर K है
सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। फिर पॉइंट नंबर एल है सोसाइटी एज डिफाइंड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। फिर है अगला पॉइंट ट्रस्ट। फिर अगला पॉइंट है एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फेलिंग विद इन एनी ऑफ द अबव। अगला पॉइंट है रिसिपिएंट। रिसिपिएंट का मतलब है कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, वो व्यक्ति या वो ट्रांजैक्शन जो गुड्स एंड सर्विसेज में डील हो रहे हैं, ठीक है, वो सप्लाई एक तरह से कहलाएगी रिसिपिएंट। रिसिपिएंट वो व्यक्ति जो उनको बेच रहा है, ठीक है, या जो सप्लाई करवा रहा है। आगे लिखा रिसिपिएंट उपभोग भी करता है कि सप्लायर जो होता है वो उसको भेज रहा है और रिसिपिएंट जो है उसको इस्तेमाल कर रहा है। वेयर ए कंसिडरेबल इज पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ द पीपल हु इज लाइबल टू पे द कंसिडरेशन। यहाँ पे लिखा है वेयर कंसिडरेशन इज पेबल है, जहाँ पर कंसिडरेशन पे किया जा रहा है किसी भी तरह के गुड्स और सर्विस के लिए या किसी दोनों चीज़ों के लिए, उस जगह पर पर्सन लाइबल होगा कंसिडरेशन पे करने के लिए। वेयर नो कंसिडरेशन इज पेबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए कंसिडरेशन पेबल नहीं है, उस जगह पर डिलीवर होने के बाद भी आप उसके कंसिडरेशन को मेड नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट टैक्स। स्टेट टैक्स का मतलब होता है वो टैक्स जो गुड्स एंड सर्विसेज पर किसी स्टेट के अंदर लगाया जाता है। सप्लायर, सप्लायर एक वैसा पर्सन होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज पर लगने वाले जो भी टैक्सेस लगते हैं और जो गुड्स एंड सर्विसेज होती है वो किसी थर्ड पर्सन के बिहाफ पर या अपने बिहाफ पर एक दूसरे को सप्लाई करता है, बेचता है। टैक्स पीरियड क्या होता है? टैक्स पीरियड मीन्स द पीरियड रिटर्न रिक्वायर्ड ऑफ द फर्निश्ड, एक ऐसा पीरियड होता है जहां पर रिटर्न रिक्वायर होता है एक पब्लिश टाइम पर। टैक्सेबल पर्सन मीन्स ए पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लाइबल टू रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22, एक ऐसा पर्सन जो रजिस्टर्ड भी है इनकम टैक्स में और जो लाइबल भी है, मतलब कि टैक्स को पे करने के लिए। वैलिड रिटर्न क्या होते हैं? वैलिड रिटर्न एक फर्निश्ड सब सेक्शन 1 और सेक्शन 39 के अंदर आते हैं जो सेल्फ असेस्ड टैक्स पे करते हैं, फुलफिल करते हैं सेक्शन 2 और 117 सेक्शन में। नेक्स्ट पॉइंट है पेमेंट्स। पेमेंट्स क्या होती है? एंड एज इंडिया इज मूविंग टूवर्ड डेस्टिनेशन GST हैव प्रोवाइडेड एन ईजी एंड सिंपली वे ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अंडर GST regime all the taxpayer get 3 electronic ledger namely e-cash ledger, e-credit ledger और e-liability ledger। कह रहा है कि इंडिया के अंदर जो है अलग अलग तरह के सिंपली वे आ गए हैं पेमेंट ऑफ टैक्सेस करने के, जिसमें से टैक्स पेयर के पास 3 इलेक्ट्रॉनिक तरीके हैं पे टैक्स करने के, ई कैश लेजर, ई क्रेडिट लेजर, ई लाइबिलिटी लेजर। ये तीनों ही GST एक प्रोफाइल है, तीनों से ही टैक्सेस को पे करा जा सकता है बहुत ईजिली तरीके से, ठीक है। आगे लिखा है ए चालान इज फॉर्म GST PMT 06 इज रिक्वायर्ड टू जनरेट एंड डिटेल्स ऑफ द अमाउंट टू बी डिपॉजिट टूवर्ड टैक्सेस। एक चालान फॉर्म है जिसको रिक्वायर्ड होता है, जनरेट करते हैं, डिटेल्स वगैरह डालते हैं जिसमें टैक्सेस वगैरह डिपॉजिट करने की या कोई भी इंटरेस्ट और पेनल्टी होगा उसकी। आगे लिखा है विल बी एंटर्ड इन द चालान, जिसको चालान में एंटर किया जाता है। चालान इन फॉर्म ऑफ GST जनरेट बाय कॉमन पोर्टल, जो चालान होते हैं वो कॉमन पोर्टल से जनरेट होते हैं जिनका वैलिड पीरियड 15 डेज का होता है, ठीक है। आगे लिखा है चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको सिन बोलते हैं, CIN, ठीक है। सिन जनरेट करना पड़ता है, बैंक द्वारा कलेक्ट करना पड़ता है, इंडिकेट चालान जो है वो बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर अमाउंट। सेक्शन नंबर 49 में लिखा है एवरी डिपॉजिट मेड टूवर्ड टैक्सेस, कोई भी तरह का डिपॉजिट टूवर्ड टैक्सेस से रिलेटेड है। इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, फीस है, कुछ भी है। अगर कोई बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग कर रहा है यूज़र, कोई डेबिट या क्रेडिट कार्ड से, या कोई NEFT कर रहा है या RTGS कर रहा है, तो इन सारी जगहों को रिस्ट्रिक्टेड माना जाता है। इसमें कोई भी तरह के क्रेडिटेड या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर्स वगैरह पर्सन के लिए मेंटेन करना प्रिस्क्राइब्ड माना गया है। अगला लिखा है पॉइंट नंबर 2 द इनपुट टैक्स क्रेडिट आर सेल्फ असेस्ड। इनपुट टैक्स क्रेडिट को सेल्फ असेस्ड माना जाता है। इन द रिटर्न्स ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इन अकॉर्डेंस विद
सेक्शन 41 और सेक्शन 43A टू बी मेंटेन्ड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, आगे लिखा है पॉइंट नंबर 3, द अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट अवेलेबल होता है, यूजिंग मेकिंग द टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ टैक्सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी, पेमेंट फीस, एनी अदर अमाउंट पेबल अंडर द प्रोविज़न, कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये अंडर प्रोविज़न होती हैं जिसमें हम अपना अमाउंट वगैरह पे करते हैं। आगे लिखा है रूल्स मेड देयर आफ्टर इज़ द मैनर ऑफ सब्जेक्ट कंडीशन सच विद इन such a time may be prescribed. The amount available in the electronic credit ledger may be used for banking any payment toward output tax under this act or under the integrated goods and service tax in the such manner of subject to such condition and within such time may be prescribed. कि जो अमाउंट है अवेलेबल बैलेंस होता है क्रेडिट लेजर का, वो हम इस्तेमाल करते हैं पेमेंट को आउटपुट टैक्स के जरिए, एक तरह से इनपुट या फिर बोल सकते हो इंटीग्रेटेड सर्विस टैक्स जो होते हैं, तो उनकी कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अगला पॉइंट है यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका यूटिलाइजेशन क्या है कुछ सर्टेन कंडीशंस में सेक्शन 49A में। इसमें लिखा है द इनपुट टैक्स क्रेडिट आर द अकाउंट ऑफ सेंट्रल स्टेट टैक्स। ये सेंट्रल टैक्स अकाउंट होता है एक तरह से, स्टेट और यूनियन टैक्स भी इसमें शामिल होते हैं, किसी भी तरह का सेंट्रल, स्टेट, यूनियन या इंटीग्रेटेड तरह के टैक्सेस में आएंगे। आफ्टर द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, जब ITC अवेलेबल हो जाता है तो इंटीग्रेटेड टैक्सेस सबसे पहले यूटिलाइज करे जाते हैं पेमेंट के जरिए। पावर क्या होती है, नोटिफाई अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट सेक्शन 49B। इसमें लिखा है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, काउंसिल के रिकमेंडेशन के बाद ही आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने ITC को। स्टेट हो, यूनियन हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कैसे भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, इस पेमेंट को इस्तेमाल कर सकते हो। एनालिसिस क्या है, द पेमेंट इज़ टू बी मेड आर एज अंडर, ये पेमेंट बनाई जाती है इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई के बीच में। इंट्रा स्टेट सप्लाई जो होती है उसमें CGST और SGST दोनों शामिल होते हैं, जिसमें इंटर स्टेट बोला जाता है। इंटर स्टेट के अंदर होता है IGST पे करना होता है सिर्फ। There is no offset available between the CGST, SGST and UDGST। नीचे लिखा है द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी ऑफ ए टैक्सेबल पर्सन। एक टैक्सेबल पर्सन की कुछ आइडेंटिफाई है लाइबिलिटीज़ यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंशन करी हुई है। पहले में लिखा है प्रीवियस टैक्स पीरियड जो है डिस्चार्ज फर्स्ट जो हुआ है वो। दूसरे में लिखा है कि करंट टैक्स पीरियड जो होता है डिस्चार्ज होने वाला है आगे, वो सेल्फ असेस्ड टैक्स जो होते हैं इनके ड्यूज हमें चाहिए होते हैं। फिर उसके बाद अगला लिखा है देयर इज़ ए डिले ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर कोई भी डिले हो जाता है तो इस पर फुल विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, इस पर एक टैक्स लगता है पूरे तौर पर। फिर उसके बाद लिखा है यहाँ पर आप अनड्यू और एक्सेस क्लेम कर सकते हैं ITC के। फिर लिखा है देयर इज अनड्यू ऑफ एक्सेस रिडक्शन ऑफ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे पेमेंट रूल्स क्या होते हैं। पेमेंट रूल्स में लिखा है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर रूल नंबर 85। द इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर स्पेसिफाइड अंडर द सबसेक्शन 7, सबसेक्शन 7 के अंदर इसको रजिस्टर्ड करा गया है और इसमें होता है पेनल्टी, लेट फीस और अमाउंट जो कॉमन पोर्टल्स पर हैं, तो वो सारे रजिस्टर्ड करे जाते हैं, चाहे वो डेबिट रजिस्टर से हो। ठीक है, अगला पॉइंट है द इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लाइबिलिटी रजिस्टर्ड पर्सन को अलग अलग तरह से डेबिटेड करे जाते हैं, डेबिटेड बाय द अमाउंट पेबल टुवर्ड टैक्सेस। जो टैक्सेस है, इंटरेस्ट है या कोई भी तरह की लेट फीस है, और इसके रिटर्न फर्निश्ड जो होते हैं वो भी करे जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 है इसका सब्जेक्ट टू बी प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 49। सेक्शन 49A और सेक्शन 49B में बताया गया है पेमेंट ऑफ एवरी लाइबिलिटी, जो एवरी लाइबिलिटी पे करी जाती है रजिस्टर्ड पर्सन द्वारा एज पर शैल बी मेड बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के द्वारा डेबिट करके की जाती हैं। पॉइंट नंबर 4 है द अमाउंट डिडक्टेड अंडर सेक्शन 51 और 52 के अंदर जो भी अमाउंट डिडक्ट या कलेक्ट किया जाता है
वो अमाउंट सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 4 सेक्शन नंबर 9 के अंदर, सेक्शन नंबर 3 और 4 के अंदर यूज़ हो जाता है, जो कि इंटीग्रेटेड टैक्सेस वगैरह, गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह के इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ये भी एक दूसरा पार्ट है जहाँ पर आप अपना टैक्स को सबमिट करा सकते हो रूल नंबर 86 के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर शैल बी डेबिटेड टू एक्सटेंड द डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी, अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज करने के लिए सेक्शन 49A और 49B का इस्तेमाल करता है। इसको आप कॉमन पोर्टल का इस्तेमाल करके ITC क्लेम करने की हेल्प भी ले सकते हो। रजिस्ट्रेशन पर्सन जो होते हैं वो यूटिलाइज करते हैं अपने पूरे अमाउंट को, और जो अपने एक्सटेंड क्लेम्स वगैरह हैं वो डेबिटेड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कंडीशंस ऑफ यूज़ ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर का जो अमाउंट है उसको यूज़ करने के लिए अवेलेबल जो अमाउंट है उसकी कंडीशंस क्या क्या है। 86A के अंदर कुछ कंडीशंस बताइए। पहला तो लिखा है द कमिश्नर और एन ऑफिसर अथॉराइज्ड बाय हिमसेल्फ ऑन बिहाफ, उनके बिहाफ पर ये ऑथोराइज्ड होना चाहिए कि आप असिस्ट करें और आपको ये टैक्स क्रेडिट अवेलेबल करा देना चाहिए। ठीक है, अगर उसके लिए आप एलिजिबल हो तो वहाँ से आपको परमिशन लानी पड़ेगी। ठीक है, इसमें 2 केस आते हैं। ए के अंदर लिखे हुए इशू बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन, ये जो है इशू होना चाहिए रजिस्ट्रेशन पर्सन से, हु हैज़ बीन फाउंड नॉट एग्जिस्टेंस और नॉट बी कंडक्टिंग बाय बिजनेस from any place of registration has been obtained without receipt of goods and services or both. And the second point is the commissioner or the officer authorized by him under sub rule. अब यहाँ पर एक कमिश्नर और एक ऑथराइज्ड ऑफिसर होना चाहिए अंडर सब रूल 1 के अंदर, जो सेटिस्फाई होने चाहिए आपके डिसअलाउंस से। अगर आपने जो चीज़ें बताई हैं, जो दिखाया है, अगर वो लंबे समय तक एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, वरना आपको इसके लिए एलिजिबल नहीं माना जाता। तीसरा लिखा है सच रिस्ट्रिक्शन शैल सीज ऑफ द इफेक्ट ऑफ एक्सपायरी ऑफ पीरियड, 1 साल से ज़्यादा के अंदर अगर कोई भी इनवॉइस आता है तो वो एक्सपायर कर दिया जाएगा, उसको रिस्ट्रिक्टेड दे दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो है रूल नंबर 87 के अंडर आता है। रूल नंबर 87 तो इसमें लिखा है सबसेक्शन 49 के अंदर मेंटेन किया जाता है एक फॉर्म GST PMT 05 करके। ठीक है, हर एक पर्सन को जो कि टैक्स पेएबल के लिए लाइबल हो तो उसको ये पे करना पड़ता है, और कॉमन पोर्टल से ही ये फॉर्म वगैरह फिल होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है एनी पर्सन हु इज़ बिहाफ ऑफ चालान, जो कि इस चालान को जनरेट कर रहा है, उसके बिहाफ पर कॉमन पोर्टल की डिटेल्स वगैरह फिल कर रहा है, वो अपने अमाउंट को डिपॉजिट करेगा टूवर्ड्स टैक्सेस और पेनल्टी वगैरह भी पे करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ ईच ट्रांजैक्शन रूल 88। A unique identification number shall be generated at a common portal for debit or credit the electronic cash and credit ledger। कह रहा है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए जनरेट करते हैं कॉमन पोर्टल से कुछ डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर शामिल होते हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है जिसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर्स वगैरह क्रिएट करे जाते हैं उनकी अलग अलग एक लाइबिलिटी और एक नंबर दिया होता है। ठीक है, तो उनकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कॉमन पोर्टल से ही जनरेट होते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑन टैक्सेस, सेक्शन नंबर 50 में लिखा है अगर किसी भी तरह का इंटरेस्ट पेमेंट टैक्सेस वगैरह में डिले हो जाता है तब हर पर्सन लाइबल होगा जो कि GST में रजिस्टर्ड है, वो अंडर रूल में आता है, तो वो गवर्नमेंट को भी एक टाइम पीरियड के अंदर टैक्स पे करेगा उस चीज़ का। जो भी नोटिफाइड गवर्नमेंट ने परसेंटेज रखी होगी वो परसेंटेज पर उसको भी टैक्स पे करना होगा। ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, सेक्शन नंबर 53 CGST एक्ट एंड सेक्शन नंबर 18 ऑफ IGST एक्ट। इफ़ द अमाउंट ऑफ CGST इज यूटिलाइज्ड टूवर्ड ड्यूज ऑफ IGST, अगर किसी भी तरह से CGST यूटिलाइज हो जाती है IGST की वजह से, इन टर्म्स ऑफ 53 सेक्शन नंबर 53 बता रखा है कि CGST जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, अमाउंट ऑफ कम हो जाएगा, और इक्वल टू CGST यूटिलाइज होगी। जो IGST लगनी थी उसकी जगह अब CGST से काम हो सकता है। फिर उसके बाद लिखा है सिमिलरली इफ़ द अमाउंट ऑफ IGST इज यूटिलाइज्ड टू द CGST, अगर IGST का अमाउंट भी यूटिलाइज करना है CGST या UTGST के ऊपर, तो सेक्शन नंबर 18 में लिखा है कि IGST का अमाउंट भी रिड्यूस हो सकता है अगर वो CGST के यूटिलाइज कर सकता है। फिर उसके अंदर यहाँ पर नीचे मेंशन है अमाउंट ऑफ IGST इज यूटिलाइज्ड टूवर्ड ड्यू
ड्यू ऑफ SGST देन इन द टर्म्स ऑफ सेशन 18 सेक्शन 18 में लिखा है IGST देयर शैल बी रिड्यूस इज द अमाउंट ऑफ IGST। जो IGST है उसका अमाउंट रिड्यूस हो जाता है जब वो पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ट्रांसफ़र होती हो। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर हमारा 10th। ठीक है, आई थिंक 10 ही है भाई ये। और बाकी जो आखिरी चैप्टर है ये वाला रिफंड अंडर GST वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी, और इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी नेक्स्ट चैप्टर की। और बाकी आप डिस्क्रिप्शन से जाके सारे चैप्टर्स को वॉच कर सकते हो एक एक करके। पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है भाई, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और कि अगर किसी को भी नोट्स परचेज करने हैं ना तो नोट्स बन चुके हैं, नोट्स ईजी लैंग्वेज में कंप्यूटर टाइप नोट्स हैं, ऑल चैप्टर्स उसमें अवेलेबल होंगे। तो जो बच्चा नोट्स बाय करना चाहता है मिनिमम अमाउंट 120-130 रुपीज़ जो भी है देकर पे करके नोट्स को परचेज कर सकता है। और नोट्स के लिए नंबर अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है और स्क्रीन पर भी शो कर रहा है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर हमें नोट्स परचेज करने हैं, मिनिमम अमाउंट पे करके जो भी होगा नोट्स को बाय कर सकते हो। ठीक है, और अगर किसी की कोई फीडबैक है तो वो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा उसका देख के। और वीडियो कैसी लगी वो भी बताना, और वीडियो को शेयर ज़रूर से करना ताकि सेमेस्टर 6 के सारे बच्चों के पास वीडियो जाए और वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।